This is an ABP Life podcast. लोकसभा चुनाव के बाद जनादेश आया और उसके मुताबिक एनडीए 3 की सरकार केंद्र में बाकायदा चल रही है। इस बीच चुनाव परिणामों पर लगातार मंथन हो रहा है, लगातार विश्लेषक अपनी राय दे रहे हैं, क्योंकि यह चुनाव परिणाम बहुत अलहदा किस्म के थे भी। उनमें भी सबसे अधिक चर्चा अगर किसी की हो रही है तो उत्तर प्रदेश और बिहार की। बिहार ने उपेंद्र कुशवाहा जैसे बली को जमीन चटा दी, वहीं पप्पू यादव को जितवा दिया। पवन सिंह भोजपुरी के पावर स्टार धूल फांकते नजर आए, तो वहीं मीसा भारती को 2 बार पटकनी देने के बाद तीसरी बार मतदाताओं ने संसद में पहुंचा दिया। मैं हूं व्यालोक और बिहार के नतीजों पर और उससे उपजे उपेंद्र कुशवाहा, पप्पू यादव या फिर अभी उभर रहे प्रशांत किशोर जैसे द्वीपों की भूमिका पर बात करूंगा वरिष्ठ पत्रकार शशि शेखर जी से। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। जी थैंक यू व्यालोक जी। बिहार ने अद्भुत रिजल्ट दिया है और उसी के मुताबिक कुछ छत्रप डूबे भी हैं और कुछ उभरे भी हैं। एक छत्रप प्रशांत किशोर भी हैं जो कह रहे हैं कि 2 अक्टूबर को नई पार्टी लॉन्च करेंगे। मॉडल उनका केजरीवाल वाला है। ऐसे में आप क्या भूमिका देखते हैं पुराने जो कुशवाहा जैसे डूब चुके क्षत्रपों की और नए उभरते हुए क्षत्रपों की? जी बिल्कुल। जो बिहार की राजनीति को जानते हैं वो ये अच्छी तरह जानते हैं कि बिहार की राजनीति बाइपोलर रही है। एक तरफ आरजेडी, उसके साथ जो लोग भी हो, कांग्रेस हो, कम्युनिस्ट हो, और दूसरी तरफ बीजेपी। और हमेशा नीतीश कुमार एक बफर एजेंट, बफर एलिमेंट के तौर पे रहे हैं। लोग ये मान के चल रहे थे कि इस चुनाव में उनको भारी नुकसान होगा, लेकिन वो फायदे में रहे। बावजूद इसके मैं ये कहूंगा कि उनकी पार्टी अभी भी बफर एलिमेंट के तौर पर ही है। तो जब आमने सामने बीजेपी और आरजेडी होगी तो तीसरे विकल्प के लिए रास्ता हमेशा यहाँ खुला हुआ है। अब ये तीसरा विकल्प कौन, मतलब ये जो शून्यता है तीसरे विकल्प की, यह कौन भरता है, यह बड़ा सवाल है। अब वो पीके भरेंगे, पप्पू यादव भरेंगे, या यह सब लोग मिलकर भरेंगे, जिसमें पीके है, पप्पू यादव है, सिवान से चुनाव हार चुकी हिना साहब है, वो कहाँ जाती है? आरजेडी में जाती है, कांग्रेस में जाती है, या पप्पू यादव के साथ रहती है? पप्पू यादव कांग्रेस में जाते हैं या कुछ और करते हैं? उपेंद्र कुशवाहा ने आरोप लगाया है इस चुनाव परिणाम को लेकर के बीजेपी के ऊपर। तो इस तरह की स्थिति अभी बन रही है, लेकिन इस सब के बीच बाकी लोगों का जहां कुछ क्लियर अब तक नहीं है, पीके का क्लियर है कि वो 2025 के विधानसभा चुनाव में 243 सीटों पे चुनाव लड़ेंगे। लेकिन मैं उनके मोडस ऑपरेंडी की सराहना भी करता हूं, लेकिन मुझे डाउट भी होता है। सराहना इसलिए करता हूं क्योंकि पहली बार बिहार में कास्ट लाइन से हटकर डेवलपमेंट के ऊपर वो सिर्फ बात कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ डेवलपमेंट। एक एक जिले में 2-2, 3-3 महीने गुजार रहे हैं, वहां पर बड़ा मैक्रो लेवल पे जाके बातचीत कर रहे हैं लोगों से। तो ये उनका स्ट्रेंथ हो सकता है। लेकिन चुनावी राजनीति में जब कास्ट लाइन पर पूरा का पूरा नॉर्थ इंडिया और खास करके बिहार चलता है, वहां वो कितने सक्सेस होंगे अकेले दम, इस पर मुझे थोड़ा डाउट है। लेकिन इसमें अगर वो सफल होते हैं कि पप्पू यादव या हिना साहब या उपेंद्र कुशवाहा जैसे लोगों को अपने साथ मिला ले और एक नया गठबंधन जो है एक नया विकल्प के तौर पे पेश करे, तो शायद कुछ फर्क पड़े। क्योंकि एक बड़े मतलब दुख तो नहीं कहूंगा, लेकिन ये निगेटिव अप्रोच वाली बात है जो कुछ हद तक सही भी है कि बिहार में इस चुनाव में तेजस्वी यादव ने पप्पू यादव को हराने के लिए जिस तरह की रणनीतियां अपनाई वो बिल्कुल गैर संसदीय, गैर लोकतांत्रिक था। और इस डर से था कि मेरी जाति में, यादव जाति में कोई दूसरा छत्र पैदा न हो। अब यहीं पर एक सवाल रिजॉइंडर के तौर पर जी, A to Z की बात की उन्होंने, लेकिन अपने ही परिवार से 2 लोगों को टिकट दिया, दोनों बहनों को टिकट दिया। एक हार गई, एक जीत गई। इसके अलावा उनका टिकट वितरण जैसा रहा वह
अभी फिलहाल हमारा विषय नहीं है। जी कहने का मतलब ये है कि उस जाति में कोई और नेता पैदा ना हो। यह जो डर है, यह जो हम्म, एक तरह की आत्महीनता है, वह हम्म। जैसे यूपी में देखें या इसमें देखें, क्षेत्रीय दलों के क्षत्रपों के पास ये हीनता क्यों पाई जाती है, या ये डर क्यों रहता है? इसलिए पाई जाती है, खास करके यूपी बिहार या तमाम जगहों पे, कि एक तो उनको जो मिला है वो उत्तराधिकार के तौर पे मिला है। बिल्कुल एक जो राजसी अंदाज होता है कि जी, मेरे पिता ने पूरी पार्टी तैयार की और अब वो पुत्र को वो हस्तांतरण कर दिया जी, गया, उत्तराधिकार का हस्तांतरण होता है। और जैसा आपने कहा ना कि मेरी जाति से नहीं होना चाहिए, मैं तो कहता हूं कि जाति ही नहीं, मतलब कोई भी युवा नेता जो एनर्जेटिक हो, जो थोड़ा भी प्रभाव डाल सके, प्रभाव ला सके, वो उस तरह के लोगों को ये नहीं चाहते, खासकर लालू यादव, कि वो बिहार में आए। जी, मसलन कन्हैया कुमार की भी मैं बात करूंगा, तमाम इफ वोट हो सकते हैं उसको लेकर के, लेकिन देखिए आप इस चुनाव में उनको बिहार नहीं आने दिया गया। जी, और उसकी भी एक बड़ी वजह है कि कन्हैया कुमार, चूंकि वो भी एक यंग लीडर है और वोकल है, तो वो उस जैसे नेता अगर बिहार में आते हैं, कांग्रेस अगर उनको प्रोजेक्ट करती है, या मैं कहता हूं कि कांग्रेस पप्पू यादव को ही प्रोजेक्ट कर दे, जी, कांग्रेस का अध्यक्ष बना दे, तो ये बड़ा जी, मुश्किल होगा। मुझे लगता नहीं कि ऐसा हो पाएगा। जी। अब जरा पीके की ओर चलते हैं। पीके का जी मोडस ऑपरेंडी लगभग केजरीवाल की तरह है। जी उन्होंने कहा कि हम पार्टी नहीं बनाएंगे, अब घोषणा की है कि 2 अक्टूबर से बनाएंगे। जी। फिर वो चुनाव भी लड़ेंगे। बिहार में एक पुष्पम प्रिया भी आई थी, लेकिन वो चल नहीं पाई। आपको लगता है बिहार में एनजीओ मॉडल काम करेगा? नहीं, बिहार में एनजीओ मॉडल बिल्कुल काम नहीं करेगा, क्योंकि ये विशुद्ध राजनीतिक जगह है। यहाँ पे आपको विशुद्ध राजनीति ही करनी पड़ेगी। वो आप चाहे डर्टी पॉलिटिक्स करें या बहुत क्लियर पॉलिटिक्स करें, साफ सुथरी पॉलिटिक्स करें, करनी पॉलिटिक्स ही है। प्रशांत किशोर को लेकर जो मेरे मन में संदेह होता है, वो इसी बात को लेकर के होता है कि नो डाउट उनकी जो बातें हैं वो ठीक है, वो जो बातें कर रहे हैं वो ठीक है। वो कह रहे हैं कि भाई लालू जी के बेटे हैं तो उन्हीं को सत्ता क्यों मिले, या वो डेवलपमेंट से जुड़े मुद्दों पर बात करते हैं, एक एक मतलब गांव और एक एक इलाके की समस्याओं की बात करते हैं, उसका ब्लूप्रिंट बना रहे हैं और शायद उसी आधार पर वो अपना मैनिफेस्टो भी तैयार करें। लेकिन दिक्कत वही है कि ये आपको राजनीति जब करनी है तो आप अचानक से एक झटके में कास्ट लाइन को खत्म नहीं कर सकते हैं। जो 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 सदियों से जाति का प्रभाव है, आप उसको खत्म नहीं करेंगे। और सौभाग्य या दुर्भाग्य जो भी कहिए, पीके सवर्ण जाति से आते हैं, तो वो अगर ये सोचेंगे कि हम अकेले दम पर, और एक दिक्कत और भी है पीके के साथ कि वो खुद को बहुत ज्ञानी समझते हैं। वो लोगों से बात तो जरूर करते हैं, लेकिन वो काम वही करते हैं जो वो चाहते हैं। तो ऐसे में उनकी सफलता संदिग्ध हो जाएगी। लेकिन अगर वो लोगों को जोड़ते हैं, भिन्न भिन्न क्षत्रपों को, जैसा कि हम लोगों ने अभी आपने शुरुआत में ही नाम लिया, उपेंद्र कुशवाहा हो या पप्पू यादव हो या हिना साहब हो, या तमाम इस तरह के लोग जो कि अभी मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में कहीं किसी पार्टी में फिट नहीं बैठ रहे हैं, तो उन लोगों को अगर ये अपने साथ ला पाने में, मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि पप्पू यादव की कुछ मीटिंग हुई है हाल में पीके से। अब वो किस तरह की मीटिंग थी मुझे नहीं पता, लेकिन अगर ऐसा वो कर पाते हैं तब जाकर मुझे लगता है कि पीके एक गहरी छाप छोड़ पाने में सफल होंगे। जी जी। एक आखिरी सवाल ये है कि पीके हो, उपेंद्र कुशवाहा हो, पप्पू यादव हो या फिर हिना साहब हो, ये सब अपने अपने द्वीपों के साथ जी जी तेजस्वी की नैया को कितना प्रभाव डाल सकेंगे, या फिर नीतीश कुमार जो जाहिर तौर पर अपनी अंतिम पारी खेल रहे हैं, उन पर कितना असर डालेंगे? नहीं, अगर ये सब लोग एकजुट होते हैं जैसा हम लोगों ने बातचीत की, तो निश्चित उसका एक असर होगा और ये सर्वव्यापी असर होगा। अर्थात इसका असर नीतीश पर भी होगा, इसका असर तेजस्वी यादव पर भी होगा। और तेजस्वी यादव इसी बात से, मतलब लालू एंड फैमिली इसी बात से हमेशा डरी रहती है कि कोई एक तीसरा विकल्प ना है। नीतीश कुमार तक तो ठीक था कि वो मिलीजुली सरकार बना लेते थे, लेकिन आगे क्या होगा कि कोई युवा आएगा तो बड़ी लंबी पारी खेलेगा। नीतीश जी की अंतिम पारी है 2025 में। भले बीजेपी ने कह दिया कि हम उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे, लेकिन उस वक्त क्या होगा मुझे नहीं मालूम।
या उनकी पार्टी का क्या होगा मुझे नहीं मालूम। तो सबसे बड़ा डर और सबसे जो गहरा प्रभाव पड़ेगा वो आरजेडी पर ही पड़ेगा। जी, वैसे आपने इस बात के अंत में एक बड़ी अजीब सी बात कह दी कि नीतीश कुमार 2025 के चुनाव में कैसे रहेंगे, मतलब एनडीए के प्रत्याशी रहेंगे या नहीं रहेंगे, या फिर क्या होगा आपको नहीं पता। इस पर एक अलग चर्चा की जरूरत होगी। फिलहाल जरूरत होगी, और उसके पास उसकी दो वजह है कि एक तो नीतीश जी पर आप भरोसा नहीं कर सकते कि वो अगले एक साल में कब क्या करेंगे, हो सकता है दिसंबर में चुनाव हो जाए। दूसरा ये है कि भले स्थानीय नेतृत्व ने कह दिया हो, लेकिन बहुत कोई अच्छा इक्वेशन नहीं है इन लोगों के बीच। केंद्र में भले अच्छा इक्वेशन हो, राज्य में नहीं है। जी, आपने विस्तार से हमसे बात की, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। This is an ABP Life podcast.